सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आप लोग ओवरव्यू देख रहे होंगे और ओवरव्यू में कंटिन्यू करना। देखो, ओवरव्यू करने से क्या फायदा होता है कि आप रीडिंग हैबिट आ जाती है आपकी उससे, और एनालिसिस से अपन को जो हिंदू का जीके है वो, या फिर अपार्ट फ्रॉम हिंदू जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, देखो कभी कभार ना हिंदू न्यूज नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी प्रिसाइज, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, जैसे आज उसमें से भी सारी चीजें काम की हैं, बट एक आधा चीजें ऐसी जो आपके काम की नहीं है। ओवरव्यू में हमने देखा था कैसे उसको कनेक्ट कर करके आपस में, तो आई होप कि ओवरव्यू बढ़िया लगा होगा। एंड आने वाले दिनों में पीयूष सर विल बी टेकिंग ओवर द ओवरव्यू, और मंडे ऑनवर्ड्स आई होप सो, ठीक है। और तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस। व्हाट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया था लास्ट ईयर, ठीक है। 3 बार डल चुके हैं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, IP इंडेक्स, ये देखना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मन जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं मनाना है, तो इन सब चीजों को पढ़ा करो। और कुछ कुछ चीजें ना, एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए, तो छोड़ नहीं सकते उनको, या फिर एक बार पढ़ लो तो वो डेली चलता ही रहता है। जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, कोलेजियम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का। कमेंट सेक्शन में बताना कि कोलेजियम में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड है हमारे पास IN सिंधु केसरी। देखो, INS सिंधु केसरी को ऐसे मत देखो डिवोर्स करके कि बस INS सिंधु केसरी देख लिया और अपना काम हो गया। इसके साथ एक एस्पेक्ट जो देखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेवी प्लस रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जैसे मलाबार हो गया, और फिर बहुत सारे एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज है ना, तो इन सब चीजों को देखा करो। लास्ट इज इट सेंट्रल कॉल SC ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ये स्पेन के बाद ये सारा बवाल उठ रहा है कि स्पेन ने मेंस्ट्रुअल लीव देने की बात करी है कि स्पेन विल बी द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू डू सो, लेकिन इंडिया में भी कुछ एक आधा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करती हैं, तो विल सी इट एट एंड। चलिए तो देखते हैं पहले हमारे पास न्यूज में क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में ये बना था, यस 1989 ही ऑनवर्ड्स बना था ये। देखो 1989 है ना। अब ये इसलिए याद है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डील किया था FATF। सब जिसने एक बार पढ़ लिया FATF, फायदा क्या होता है ये देखो, इनका एक बार पढ़ने का समझ ही लो, आज खत्म ही करो। देखो आपने क्या किया, आपने एक नोट्स बना लिया जिसमें लिख लिया FATF। यहां पर FATF से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कब बना, कब ये 9/11 के बाद की बातें, ये सब पढ़ ली। उसके बाद अब जो रिलेटेड चीजें आती रहेंगी उसका बस ऐसे बॉक्स बना के ऐसे बना लो, हो गया। एक पेज में पूरा कांड हो जाएगा इसका, सब चीज A to Z बातें आप नोटिस कर लेना कि FATF के बारे में आपको हर एक इंफॉर्मेशन का आइडिया होगा, चाहे वो 1 साल पहले आया हो, चाहे वो 1 साल के बाद आया हो, आपको पूरा आइडिया होगा। FATF शुरू से लास्ट तक बता दोगे कि बॉस ये रहो FATF, हम खत्म, ठीक है। तो FATF की अगर बात करें तो ये बना था कब ना, ये मेरे साथ ही होता है ये पेन वाला। चलिए देखते हैं। FATF जो है आपको 1989 में हुआ था, FATF बना 1989 में। ये स्टार्टिंग में बना था बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम से। हाँ, उसके बाद 9/11 का अटैक हुआ, और 9/11 के अटैक के बाद इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग से भी जोड़ा गया, ठीक है। FATF 2 तरह की लिस्ट निकालता है मेजरली, एक होता है ग्रे और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मतलब तुम गए गुजरे हो, ग्रे लिस्ट का मतलब ये होगा कि तुम टेरर सपोर्टिंग कंट्रीज में से आते हो। और रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया, यानी डाला भी गया था ग्रे लिस्ट में, ठीक है, ग्रे लिस्ट में डाला भी गया था पाकिस्तान को। ये आपको हुआ था सितंबर 2022 में, ठीक है। सितंबर का ही महीना था, 11 तारीख थी, उस दिन इनको हटा दिया गया ग्रे लिस्ट से, ठीक है। चलिए तो अभी आ जाते हैं हम अपने न्यूज पे। जस्ट वेट, देयर इज अ एरर इन दिस। हाँ, तो अपन थे FATF के एस्पेक्ट्स पे, तो वो देख लिया। अब आते हैं FATF ने रिसेंटली रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड की है। अब देखो इसमें जो है रशिया वाला पार्ट, तो अगर जिसने एक चीज पढ़ी होगी, रशिया और यूक्रेन, ये दोनों हैं साथ साथ चलने वाली चीजें। अब रशिया और यूक्रेन को डिवोर्स करके पढ़ोगे तो यू माइट लूज सम एस्पेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स, कैसे? देखो
कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेटो और वॉर्सो के बारे में, ठीक है। तो रशिया जो था अर्लियर यूएसएसआर ने क्या बनाया था, वॉर्सो, वॉर्सो पैक्ट हुआ था इनका। कब हुआ था वॉर्सो पैक्ट? 1955 में, ठीक है। और एक उसका सिस्टर था जिसकी अपोजिशन में बना था नेटो। नेटो वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएस और उसके एलीज का है। 1949 में नेटो आया, लेकिन वॉर्सो खत्म हो गया। 1992 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर टूटा, उसके साथ वॉर्सो भी खत्म हो गया, लेकिन नेटो चलता रहा। नेटो में टोटल 30 मेंबर्स हैं। तो इतनी बातें तो क्लियर है। रिसेंट इसका नया मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया। ये तो बातें हो गई रशिया यूक्रेन से रिलेटेड। अब जो अभी का एस्पेक्ट है, अभी कहां जुड़ेगा ये, एफएटीएफ में जाके। तो पुरानी बातें भी क्लियर हो गई, वॉर्सो, नेटो और नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखना, रशिया से रिलेट करोगे यहां पर, अगर इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी देखते हैं इसका। अगर आप ज्योग्राफी देखो तो रशिया कहीं यहां पर आता है, उसके बाद यूक्रेन, ये यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है, और बीच में है आपको ब्लैक सी। नीचे थोड़ा सा स्पेस देके जाओगे इस साइड पे तो टर्की मिलेगा, और टर्की के बीच में मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। मतलब आपको ब्लैक सी का एक्सेस चाहिए अगर आपको मेडिटेरेनियन में जाना है। लास्ट ईयर इन लोगों ने एक डील की थी जिसका नाम था ब्लैक सी ग्रेन डील, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ब्लैक सी ग्रेन डील। तो इसमें हम लोगों ने कितनी सारी बातें देखी। अब ध्यान से देखना एक चीज, रशिया यूक्रेन पूरा घुमा दिया, ठीक है। रशिया यूक्रेन इनिशियल यूएसएसआर था, वॉर्सो पैक्ट हुआ 1992 में विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, वॉर्सो खत्म हो गया, इतिश्री। नेटो था 1949, आज तक चल रहा है, 30 मेंबर है नेटो के। यूक्रेन यही तो चाहता है, ही वांट टू बी अ मेंबर ऑफ नेटो, ठीक है। यूएस एंड इट्स एलाइज, और रिसेंट मेंबर ऑफ नेटो इज नॉर्थ मैसेडोनिया, ये याद रखना। अगर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो ब्लैक सी के आसपास ये बाउंड्री शेयर करता है, नीचे टर्की, फिर मेडिटेरेनियन सी, और डील क्या था, ब्लैक सी ग्रेन डील। ये इतने एस्पेक्ट्स जो है आपको क्लियर होना चाहिए, भूलने देंगे नहीं। भूल के दिखाओ इसको, अब भूल के दिखा दो बस, भूलने का सवाल ही नहीं है। ज्योग्राफी देख लिया, थोड़ा सा और ज्योग्राफी देख लिया, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लिया, और अपना इधर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक कहीं ना कहीं पोर्शन छू लिया हमने। अब अपन को देखना है एफएटीएफ, ठीक है। आई होप कि ये एस्पेक्ट क्लियर होगा। अब इस तरह से रफ बना के रखोगे ना तो क्लियर रहेंगी चीजें। एग्जाम में ये आ सकता है कि नेटो का रिसेंट मेंबर कौन है, तो हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, और नॉर्थ मैसेडोनिया तो कहीं से नहीं मारोगे। ऑप्शन आएगा पोलैंड। पोलैंड तुम्हारे दिमाग में रहेगा क्योंकि पोलैंड पे रिसेंटली अटैक हुआ है, पोलैंड पे रिसेंटली अटैक ही हुआ है, तो वो दिमाग में वैसे भी रहता है कि अच्छा हाँ पोलैंड, तो हाँ पोलैंड हो सकता है सर, कि पोलैंड पे तो अटैक हुआ है रिसेंटली, और पोलैंड ने कहा भी था कि हम नेटो कंट्रीज एक साथ आएंगी और इस अटैक का बदला लेंगी। तो पोलैंड तो तुम मारोगे, नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं मारोगे कहीं से भी, या कोई और कंट्री मार के आओगे। तो ये चीज याद रखना। चलो अब अपन को क्या देखना है, रशिया और यूक्रेन को एफएटीएफ के कॉन्टेक्स्ट में। एफएटीएफ क्या होता है, अभी देखा था हमने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989, ठीक है। और 9/11 के बाद ये हो गया था टेरर फंडिंग के लिए भी, ठीक है। इंडियन इसके 2006 में इंडिया इसका मतलब वो सिग्नेटरी तो नहीं, मेंबर बहुत लास्ट में बना इंडिया इसका, बस एक होता है ना कि डिफेक्टो मेंबर बन गया था, बट उसके बाद ये प्रॉपर मेंबरशिप इंडिया ने लिया था, तो उसको भी देखेंगे क्या है। एफएटीएफ इज इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, एफएटीएफ ने किया क्या है, सस्पेंड किया है रशिया की मेंबरशिप को, मतलब एफएटीएफ से रशिया निकल गया। अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू डेवलप प्रमोट पॉलिसीज बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आगे देखो 1989 में स्टैब्लिश हुआ G7 समिट पेरिस। 2001 के मैंडेट के बाद इसको टेरर के लिए हुई। 2001 में क्या हुआ था ऐसा सर, 9/11 अटैक, मूवी बन चुकी है फिर भी नहीं पता होगा। हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस फ्रांस। आई जस्ट मिक्स मैच की ये पी एफ इधर चला गया, पी इधर आ गया, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस। एफएटीएफ में 39 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया, चाइना, सऊदी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यू। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ एफएटीएफ इन 2010, फुल टाइम मेंबर 2010 में बना था, लेकिन 2006 में इसने
एक होता है ना कि बस हाँ मेंबरशिप लेंगे उस टाइप वाली बातें, तो टेम्पररी रूप से उसमें जुड़ा था। एफएटीएफ में 2 लिस्ट होती है, ग्रे और ब्लैक दोनों बताया है। ब्लैक लिस्ट मतलब तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता, तुम टेररिस्ट ही हो, ठीक है। दिस कंट्री सपोर्ट टेरर फंडिंग। ग्रे लिस्ट क्या होता है? कंसीडर सेफ हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेरर। जैसे कौन हो सकता है ग्रे लिस्ट में? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट को, टेरर हेवन ऑफ टेरर माना जाता है ना, हेवन है ही वो टेरर का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर देखते हैं कब तक हेवन रहता है टेरर का, क्योंकि अब जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही पड़ेगा, और पाकिस्तान इस दुनिया में आया है, लाया गया है, ठीक है, 1947 में, ठीक है, तो उसको कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। 3 कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, ये ब्लैक लिस्ट में, ये जरूर याद रखना यार, ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत आसानी से, ये सीधा पूछा जाएगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ब्लैक लिस्ट, ठीक है। इंडिया, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, या कोई और कंट्री, अफगानिस्तान, चलो अफगानिस्तान डाल दिया, तुम पता है कहां फंसोगे? नॉर्थ कोरिया मार क्या हो गए, क्योंकि ईरान या फिर म्यांमार मार क्या हो गए, म्यांमार, और एक और डाल देते हैं, चलो अफगानिस्तान। अब एक सेकंड के लिए मान लो कि तुम्हें नहीं पता है कि ब्लैक लिस्ट में कौन है, चांसेस क्या है मारने के? अफगानिस्तान या ईरान। लेकिन नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार ये तीनों हैं ब्लैक लिस्ट में, दीज 3 कंट्रीज आर इन द ब्लैक लिस्ट, या म्यांमार रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में आपको आईएमएफ से कोई फंड मिलेगा, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई फंड नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताना एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आई यूज्ड टू गिव दिस क्वेश्चन इन द पूल्स, ठीक है, बताना। दे आल्सो फेस अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक, देखो अब जो ब्लैक लिस्ट में है तो वही है ना कि कोई उससे दोस्ती नहीं करेगा, एक होता है ना कि भाई वो अच्छा आदमी नहीं है तो उससे दोस्ती नहीं करेंगे, ये वही चीज है, इनसे दोस्ती नहीं किया जाता। किम जोंग उनसे कौन दोस्ती करने जाएगा, वो आदमी वैसे ही आधा पागल है, ठीक है। चलिए तो ये आया है आईपी इंडेक्स, आईपी इंडेक्स बोलो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स, आईपी इंडेक्स, ये पिछली बार भी आया था एक एग्जाम में, 42nd आई है, इंडिया के रैंक 4055 में, चलिए कुछ तो बच गए। आईपी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूएससीसी। 55 ग्लोबल इकोनॉमीज, 50 यूनिक इंडिकेटर्स हैं इसके। कितने इंडिकेटर्स पे रिलीज होती है? 50 इंडिकेटर्स है, जैसे हंगर इंडेक्स 4 पे होती है वैसे है ये ग्लोबल इकोनॉमिक पे इकोनॉमीज को देख के 50 यूनिक इंडिकेटर्स होते हैं इसके, और 55 है इसके, और 42 रैंक आई है इंडिया की आउट ऑफ 55। चलो इतना काफी है इसमें, एक तो ये बात याद रखनी है, और रिलीज कौन करता है ये पता होना चाहिए, रिलीज करता है सर यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। इंडिकेटर्स इंक्लूड पेटेंट, कॉपीराइट पॉलिसीज वगैरह वगैरह, ये छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। यहां देख लो द यूनाइटेड स्टेट्स रैंक, बताइए यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर कॉमर्स ने रिलीज किया और यूनाइटेड स्टेट ही फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अपना तो काम आसान हो गया ना, पहले पे कौन है? यूएस, रिलीज कौन करता है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, आधा काम वैसे ही हो गया। फॉलोड बाय यूके, फ्रांस, ये 3 चीजें याद रखो, और इंडिया रैंक 42। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पूछ लेते हैं अरेंज करने के लिए, कभी कभी अगर पूछेंगे तो बच के रहोगे, यूएस, यूके, फ्रांस और इंडिया 42। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? क्रिएशन ऑफ माइंड, देखो कोई भी इन्वेंशन डिजाइन होता है उसको आप ऑथोराइज करा लेते हो अपने नाम पे कि बस ये मेरा है और मेरे अलावा कोई यूज नहीं करेगा, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आसान भाषा में क्यों टफ करना है चीजों को, बहुत तरह के होते हैं, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट करा लो, पेटेंट करा लो, कभी देखे हो गया अगर, तो कुछ भी होता है, कोई भी इन्वेंशन किया भाई इस पे मेरा पेटेंट है, मतलब मैं ही बेच सकता हूँ और कुछ नहीं मेरे परमिशन के अलावा। नाउ आईएनएस सिंधु केसरी, ये इंदु केसरी नहीं है, ये एस इसका यहाँ छिप गया है, ये लो सिंधु केसरी हो गया, आईएनएस सिंधु केसरी। चलिए देखते हैं आईएनएस सिंधु केसरी से क्या खबरें आ रही हैं। फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन इंडोनेशिया, बट डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन इंडोनेशिया इज आईएनएस सिंधु केसरी। अब आईएनएस सिंधु केसरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 3000 टन का है, डीजल क्लास है, प्रोजेक्ट 877 का पार्ट है ये, और बिल्ट अंडर कॉन्टैक्ट बिटवीन रोजबुरज़ाने रशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बना है प्रोजेक्ट 877, ठीक है, और 3000 टन किलो का ये है आईएनएस सिंधु केसरी, पहला ऐसा सबमरीन है जिसने इंडोनेशिया में डॉक किया, ठीक है, मतलब रुका है इंडोनेशिया में जाके। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, 3000 टन देखिए लिया था। डाइविंग डेप्थ है 300 मीटर्स का, स्पीड है 80 नॉट्स एंड ऑपरेट सोलो फॉर 45 डेज विद अ क्रू ऑफ 53। अकेले जा रहा है तो 45 दिन तक क्रू के साथ 53 डेज तक रह सकता है। किलो क्लास सबमरीन से बिलोंग करता है, इज नेटो डेजिग्नेशन फॉर द नेवल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेड इन रशिया। ये इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं जो रशिया में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं किलो क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ओरिजिनल वर्जन ऑफ वेसल 877 प्लेटस हेलिबट इन रशिया। ये ओरिजिनल इसका वो है, और ये इसका मतलब एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं, बनाया है। दे आर मेनली इंटेंडेड फॉर एंटी शिपिंग एंड एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, इसी के लिए होता है। फर्स्ट किलो क्लास सबमरीन है सोवियत नेवी का, कब आया था 1980 में, क्योंकि रशिया के कोलैबोरेशन से बना है, तो ये चीज थोड़ा सा देखना होगा। और ये वेसल कंटिन्यू रहा सर्विस में रशियन नेवी में टिल 9, उसके बाद ही कंटिन्यू रहा था, 1980 में पहली बार आया और उसके बाद से कंटिन्यू में रहा। सबमरीन की लेंथ कितनी है, 7 से 74 मीटर, मैक्सिमम स्पीड 10 से 12 नॉट्स, और अभी वाली की 18 नॉट्स। ठीक है, दीज वेसल्स कैन कैरी अप टू 8 सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखो ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि अगर एंटी सबमरीन या एंटी नेवल होगा तो सरफेस टू एयर ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इट सेंटर्स कॉल सेज एससी ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, सेंटर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी वाली। थोड़ी सी पहले तो चीज जानो इसमें कि एग्जैक्टली है क्या, ये क्यों इतना हाइप हुआ है। ये पीआईएल डाली गई थी, जिसको चंद्रचूड़ साहब ने लेटर ऑन कहा कि नहीं भाई ये पीआईएल हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, मेन हुआ क्या कि स्पेन ने अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव की बात करी कि हम मेंस्ट्रुअल लीव देंगे 4 से 5 दिन की। अच्छी बात थी, बढ़िया बात थी। तो इसमें पीआईएल डाला गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि साहब मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी होनी चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि पॉलिसी, वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स। 3 तरह की चीज होती है, एक चीज ध्यान देना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव दोज आर द लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव वो इंप्लीमेंट लॉ, और जुडिशियरी जो आपको इंटरप्रेट करते हैं लॉ को। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जुडिशियरी का क्या काम हुआ, इंटरप्रेट करना, लॉ बनाना थोड़ी ना काम हुआ। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा there are different dimensions to the issue, we will leave it to the policy makers, let them first formulate a policy, we will consider it then। एक बार पॉलिसी बना लेने दो, अगर लगता है कुछ की ऐड ऑन करना है, हटाना, घटाना, जोड़ना, बढ़ाना है, वो हम कर देंगे। आप वो हम नहीं कर सकते, पॉलिसी हम नहीं बना सकते, बट हाँ कुछ चेंजेस वी कैन डू। ठीक है, तो ये चीज बताई चंद्रचूड़ साहब ने, और पीआईएल को कहा कि नहीं भाई इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स में भेजिए, तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बेंच ने कहा कि देख लेना। और स्पेन हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इंट्रोड्यूस द पेड मेंस्ट्रुअल लीव। अच्छा, ये लीव पेड होगी, ये इंटरेस्टिंग बात है। एक होता है कि लीव दे देना, चलो छुट्टी, अब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये लीव जब पेड हो जाती है ना, तो दैट साउंड समथिंग बेटर एंड रीजनेबल टू डू। ठीक है, कि भाई साहब हाँ चलो पेड लीव ही है तो अच्छी बात है, पेड लीव लेने में क्या प्रॉब्लम है, और मेंस्ट्रुअल लीव भी है तो एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, इंडिया की बात करें तो आई हैव अ डेटा, इन इंडिया फूड डिलीवरी ऐप है एक जोमैटो, जिसने 2020 में मेंस्ट्रुअल लीव दी थी। इंडिया में पहला ऐसा कौन सा फूड डिलीवरी ऐप था जिसने दिया था, तो जोमैटो ने दिया था, जोमैटो 2020। इट इज अ डेटा फ्रॉम आई गेस की डॉन और समथिंग, तो नॉट डॉन, सॉरी नॉट डॉन, इट्स डेटा फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। यस, ऑस्ट्रेलिया मोडी बोडी अ पीरियड अंडरवियर कंपनी है, ये launched a policy in 2021 offering 10 days of paid leave annually। सालाना 10 डे का पेड लीव सच एज मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज के लिए। ठीक है, तो जोमैटो के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी एक है मोडी बोडी, ये एक अंडरवियर पैड कंपनी है, मोडी बोडी। लो डिलीट ही हो गया, चलो यहां लिख देते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है, जोमैटो 2020। तो ये थोड़ी बहुत चीजें पकड़ में रखो ताकि एक आधा क्वेश्चन अगर बने तो कर पाओगे। ठीक है, ये छठ के ही क्वेश्चन आएगा अगर ये आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी बिल्ड स्टिमुलेटेड क्रू मॉडल फॉर गगनयान। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 2-4 बातें याद रखो। गगनयान का जो फर्स्ट फ्लाइट प्रोग्राम है वो किस कंपनी ने बनाया है, तो मंजीरा मशीन बिल्डिंग, ये चीज याद रखो, मंजीरा मशीन बिल्डिंग, मंजीरा मशीन बिल्डर्स।
हैदराबाद बेस्ड है, और कहाँ डिलीवर किया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम में। बस इतनी बात याद रखो। और इसरो के हेड कौन है, एस सोमनाथ साहब, उनका नाम याद रखो। बाकी जय श्री राम, सब बढ़िया है। इसरो के हेड चेयरमैन एस सोमनाथ, उन्होंने वीडियो मैसेज में बोला भी कि ये है, और प्राइवेट फर्म ने जिसने बिल्ड किया 2.7 मीटर हाई है, 3.1 मीटर वाइड और 3.5, 2.7 इंटू 3.1 इंटू 3.5, इतना याद रख लो अगर मन है तो। नहीं तो बट उस कंपनी का नाम जरूर याद रखना, दैट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। देखो अगर इस टॉपिक को देखना है, अगर ये टॉपिक समझ में ना आए तो 2 बजे आज मैंने ओवरव्यू लिया ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। इट्स अ 40 मिनट्स वीडियो, बट ट्राई की वो आप स्किप कर दो वो पार्ट, और साइबर वाले टॉपिक पे जाकर के वहां से पढ़ लो। आई विल सजेस्ट यू, बिकॉज कि वो बहुत आराम से डील किया गया इस टॉपिक को, डिस्कशंस भी हुए हैं बच्चों के साथ। तो आई विल एडवाइस यू कि जस्ट गो ऑन दैट वीडियो एंड रीड इट आउट, ठीक है। वाइंड अप करो और थोड़ा बड़े एस्पेक्ट पे सोचना शुरू करो, छोटे पे सोचोगे तो काम नहीं चलेगा। एंटी डिफेक्शन, नाम देखती शेड्यूल याद होना चाहिए, 10 शेड्यूल बॉस, कोई दो राय नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द मलाका स्ट्रेट, एशिया। ऑस्ट्रेलिया एंटर द आईसीसी वुमेन्स, ये 7 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया शायद एंटर कर रही है फाइनल्स में। इंडिया यूनाइटेड, अच्छा यूपीआई इज ग्लोबल, ये याद रखना, यूपीआई इज ग्लोबल, पे नाउ सिंगापुर के साथ, ठीक है। नाउ दीज आर द प्लेटफॉर्म्स यू कैन फॉलो फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन इन डिटेल, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।